तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 151 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग होंग और थंडर गॉड के पीछे 1000 आदमी की आर्मी पहुंच जाती है, उनके पीछे लगी हुई होती है और वो सारे स्टार लेवल 9 के वॉरियर्स होते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या लू फेंग आगे क्या करने वाले हैं। तो अब फिर लू फेंग ये सोच ही रहा होता कि आखिर उसे गोल्डन हॉर्न बेस्ट की बॉडी में तब्दील होना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन उसे डर था कि यहाँ पे एलाइट आर्मी बेस ज़्यादा दूर नहीं है और जब यहाँ पे एक गोल्डन हॉर्न बेस्ट यहाँ पे अपीयर होगा तो यहाँ पे सबको इसके बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ तक कि अगर इसके बारे में पता चला तो अनडाइंग बेंग भी यहाँ पे आ जाएंगे ताकि वो यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ले लेंगे और यहाँ पे वो लू फेंग को अपना स्लेव भी बना लेंगे। अब यहाँ पे लू फेंग इन्हीं सब उलझन में फंसा हुआ था और वहीं पे कैप्टन उन सबको ऑर्डर दे देता है उन सबको खत्म करने के लिए। और इस ऑर्डर को सुनकर सारे लोग उन सबको घेर लेते हैं और अभी के दरमियान वहाँ पे हजारों की संख्या में स्पिरिट वेपन आसमान में फ्लाई कर रहे होते हैं जो कि लू फेंग के ग्रुप को घेरे हुए होते हैं। अब लू फेंग वहाँ पर किसी को बाहर आने को बोलता है और तभी वहाँ पे पूरा जगह हिलने लगता है और एक क्रैश की आवाज़ आती है और तभी वहाँ पे एक डिश शेप्ड यूनिवर्सल शिप आ जाती है जिसकी डायमीटर 100 मीटर की होती है और वो पूरा ब्लैक होता है और वो C9 ग्रेड की मेटल से बनी होती है और वो एक यूनिवर्सल लेवल 5 और 6 की बैटल शिप होती है। और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ये यूनिवर्सल शिप कहाँ से आ गई। यहाँ पे कोई डॉकिंग बे भी नहीं है जिसके कारण ये यहाँ पे टपक पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे कैप्टन को ये पता चल जाता है कि उन्हीं के टीम में से एक बंदे ने जिसका नाम लू फेंग है उसने ये शिप लाया है। और ये देखकर वो कहता है कि वो एक्चुअली एक शिप को ले आया है और उसकी स्टोरेज कम से कम 100 मीटर वाइड जरूर होगी। और ये देखकर वो सबको मारने का ऑर्डर दे देते हैं। अब यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में स्टार लेवल 9 स्पिरिट उन सबको मारने पे लग जाते हैं, लेकिन उनकी फर्स्ट वेव ऑफ अटैक वो सब फेल हो जाती है जिसके कारण वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पे लू फेंग उन सबको अपने शिप में आने को बोलता है और यहाँ पे वो लोग जल्दी से अंदर जाने लग और वहाँ पे दोनों स्लेव्स लू फेंग और उन सबको अंदर जाने को बोलता है। लू फेंग, होंग और थंडर गॉड शिप के एंट्रेंस के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे वो सब तो आ चुके होते हैं, लेकिन आओगा और तियाना अभी भी बाहर बचे हुए होते हैं और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में स्पिरिट वेपन वहाँ पे जमे होते हैं और वो सारे उन सबको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहाँ पे अभी स्टार लेवल 9 फाइटर टियानन होता है और वहाँ पे स्टार लेवल 9 का स्पिरिट ऑगो भी होता है और तभी वहाँ पे एरो की तरह वहाँ बारिश होने लगती है। और वहाँ पे ऑगो और तियाना है अपने मास्टर को अंदर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना होता है। और अभी के दरमियान ऑगो और टियाना उन सब स्पिरिट वेपन को रोकने के में लगे हुए होते हैं और तियाना उसके पीछे होता है और उसके पीछे स्टार लेवल 9 का एक्सप्लोरर ऑगो भी होता है। लेकिन तभी वहां पे उन सारे स्पिरिट वेपन की बारिश होती है और यहाँ पे सैडली तियाना मारा जाता है क्योंकि वहां पे सैकड़ों की संख्या में स्पिरिट रीडर के अटैक हो रहे थे। और अगर यहाँ पे कोई बैटल एक्स कोलिजियम का भी स्टार लेवल का फाइटर होता तो इतने सारे अटैक को नहीं सरवाइव कर पाता। और यहाँ पे लू फेंग का एक स्लेव पूरी तरीके से मारा जाता है और यहाँ पे ऑगो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और इसके बाद लू फेंग अपने शिप को कैसे भी करके बंद करता है और वो यूनिवर्सल शिप एक्सलरेट करता है, वहाँ के ग्रुप को छोड़ के उन सबको छोड़ के निकल जाता है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे 1000 लोग उन सबको देख रहे होते हैं कि वो लोग उनके हाथों से निकल चुके होते हैं। और कैप्टन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि तुम सब 1000 होके उस 5 आदमी को नहीं पकड़ पाए, आखिर मैं प्रिंस को क्या ही जवाब दूंगा कि आखिर मैंने 1000 लोगों को लेकर एक 5 बंदे की टीम को नहीं पकड़ पाया, आखिर मैं मुंह दिखाने लायक कैसे रहूंगा। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि कैप्टन आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आखिर किसको पता था कि उनके पास एक यूनिवर्सल शिप होगा। तो कैप्टन भी कहता है कि हाँ
तुमने सही कहा, वो यूनिवर्स सिर्फ एटलीस्ट 100 मीटर का होगा और उनमें से 5 में से किसी एक ही के पास एक यूनिवर्सल स्टोरेज रिंग भी मौजूद होगा और ये अविश्वसनीय है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टोरेज रिंग है, हम इसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उस यूनिवर्स शिप को दिखाया जाता है जो कि उन सबको छोड़ के उन सबसे कई ज़्यादा दूर आ चुके होते हैं। और अब फिर हमें उस शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोया क्रिस्टल से लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने को बोलता है और लू फेंग, हॉन्ग और थंडर गॉड उसे घेर के बैठे होते हैं और यहाँ पे उसका आर्मर भी पूरी तरह से कट गया होता है और वहाँ के उसके निचले बॉडी का हिस्सा भी कट चुका होता है। और ये सब उसके हंड्रेड्स ऑफ स्पिरिट वेपन के कान हुआ था जहाँ पे उन सभी ने एक साथ ही अटैक किया था। अब यहाँ पे फ्रंट पे टियाना है होता है जिसके कारण वो बच नहीं सकता और वो टुकड़ों में कट चुका था, लेकिन ऑगो उसके पीछे होने के कारण वो सिर्फ बचा हुआ था और उसके पास हाइब्रिड कॉपर एसेंस भी था जिसके कारण उसका हेड बचा हुआ था। इसी कारण वो मरा नहीं, इसके बजाय उसके नीचे का हिस्सा कट चुका था। अब यहाँ पे उस मोया क्रिस्टल की वजह से वो थोड़ा थोड़ा रिकवर होने लगता है और यहाँ पे लू फेंग बड़े ही गुस्से में कहता है कि बबाता आखिर वो कौन लोग थे। तो बबाता कहती है कि मैंने उन सब के बारे में पता लगाया और वो सारे एलाइड आर्मी से थे और मैंने उन सब की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की हुई थी और वो 1000 किसी और के नहीं 9 प्रिंस ब्लोरिन के अंदर आते हैं। अब ये सुनकर लू फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ किया भी नहीं, आखिर वो मुझे मारना क्यों चाहता है। तो बबाता कहती है कि ये शायद तुम्हारे ट्रेजर्स की वजह से हुआ होगा क्योंकि तुमने ट्रेजर्स लिए हैं। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि आखिर उसके मेरे ट्रेजर्स को एक्सचेंज करने के बारे में कैसे पता चला, वहाँ पर तो कई सारे लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो आखिर वो मुझे कैसे पहचान लिया। मैं बॉडीगार्ड भी एक मारा ही गया और ऑगो भी वो लगभग मारा ही जा चुका है। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ब्रॉलिन को मारना चाहता था और वो अभी बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। और फिर बबाता कहती है कि लू फेंग अभी तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो, तुमने भले ही अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को यूज़ नहीं किया लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक यूनिवर्सल शिप है और वो यूनिवर्सल सिर्फ 100 मीटर चौड़ी थी। इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारी स्टोरेज आइटम अभी 100 मीटर चौड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और मैंने जब तुम्हें ये दिया था तो मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें इसे कभी रिवील नहीं करना है क्योंकि ये स्पेशल ग्रेड स्टोरेज आइटम है और कुछ ही डोमिन लॉर्ड के पास ऐसे स्टोरेज आइटम होते हैं और तुम्हारे इस बैटल के पास ब्रॉलिन तुम पे नज़र जरूर रखेगा और तुम्हारे लिए मुश्किलात का खड़ा कर सकता है। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि वो मुझे देखेगा, आने दो वक्त, मैं उसे देखूंगा। अब यहाँ पे लू फेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसके बॉडी से ही साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर किलिंग इंटेंट जाग रहा था, जिसे देखकर हॉन्ग लू फेंग से कहते हैं कि ब्रदर क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पे हॉन्ग लू फेंग के इतने किलिंग इंटेंट को देखकर शॉक होता है। तो लू फेंग कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे लू फेंग के अलावा किसी और को इसके बारे में नहीं पता था कि लू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को पोजेस करता है और उसके बॉडी को पोजेस करने के बाद लू फेंग के अंदर बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट आ चुका था क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट का नेचर ही ऐसा था कि वो सिर्फ मारना जानता था, जिसके कारण उसकी नेचर लू फेंग में भी आने लगी थी और उसमें भी बहुत सारा किलिंग इंटेंट हो चुका था, जिसके कारण वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के कारण और भी ज्यादा एडिक्टेड हो जा रहा था, जिसके कारण उसमें ऑफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसके कारण उसका गुस्सा होना लाजमी था। अब उसे देखकर थंडरबर्ड वहां पे आते और कहते हैं थर्ड ब्रदर, मैं जानता हूँ कि तुम अभी गुस्से में हो लेकिन तुम्हें अभी अपने आप को शांत रखना चाहिए क्योंकि तुम्हें अभी शांत रह के ही कुछ कर सकते हो, इसलिए गुस्सा करना ठीक नहीं है। अब लू फेंग भी कहता कि ठीक है मैं गुस्सा नहीं करूंगा और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की तो हॉन्ग और थंडर गॉड को लू फेंग से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था क्योंकि हॉन्ग और थंडर गॉड निर्वाणा पीरियड से ही आए हुए थे, जिसके कारण वो अपने आप को शांत करना जान चुके थे। अब लू फेंग उन सब से कहता है कि वो सब लोग ब्रॉलिन के लोग थे। अब ये सुनकर हॉन्ग और थंडर गॉड भी शॉक होते हैं कि क्या ब्रॉलिन, तो लू फेंग कहता है कि हाँ, तो हॉन्ग भी कहता है कि उसे इसका बदला चुकाना पड़ेगा। और लू फेंग भी अभी क्लियर था कि अभी ब्रॉलिन के स्टेटस के कारण इस ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार फील्ड में भी कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता था, लेकिन आखिरकार वो नियान हाइक के टेट को कैसे जाने दे सकता था।
और थंडर गॉड भी कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने पावरफुल लोग भी ब्रॉलिन के अंदर कंट्रोल होते हैं। और इसमें 2 मिलियन आर्मी आई हुई थी, जिसमें ब्रॉलिन ने अकेले ही 2,20,000 आर्मी को कंट्रोल किए हुआ था, जिसके होते हुए उन सबको उसको मार पाना नामुमकिन सा लगता था। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैं सिर्फ अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन के ही ग्रो करने पे निर्भर कर सकता हूँ। जब तक मेरा क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन ग्रो नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अब फिर हमें उसी यूनिवर्स शिप को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा दूर जा रहा होता है। और यहाँ पे उस यूनिवर्स शिप के होने का न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। और अब फिर हमें एक डार्क केव को माउंटेन में दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग होंग और थंडर गॉड को आगो की देखभाल करने के लिए कहता है। और यहाँ पे होंग उसकी देखभाल करने लगता है। और यहाँ पे आगो कहता है कि मास्टर मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा रिकवर हो चुका हूँ, फिर इसके बाद मैं फुली तरह से रिकवर हो जाऊंगा। लेकिन लू फेंग कहता है कि नहीं, तुम्हें आराम करना। और फिर लू फेंग वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से थोड़ा दूर, और वहाँ पे वो अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन को निकालता है। और वहाँ पे लू फेंग के अंदर से क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन निकलता है जो चारों डायरेक्शन में फैल जाता है। और वो अभी 1 मीटर ठीक होता है और उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो एक सांप की तरह ही होती है। और लगभग थोड़ी देर बाद ही वो पूरे आसमान को कवर कर लेती है और वो सॉइल में जाना स्टार्ट कर देती है और वो अंदर चली जाती है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आर्मर में होता है। और अभी के दरमियान लू फेंग का ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होने वाला था। और लू फेंग एक लंबी सांस लेता है और वो नीचे बैठ जाता है और वो अपने उसी बॉक्स को निकालता है जिसमें कि वही लाइफ फ्रूट होती है। और जब वो जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है उसमें से बहुत ज्यादा एरोमेटिक लाइफ निकलने लगती है और वो चारों तरफ फैल के वहाँ के क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन की लिफ्ट में जाके लगती है, जिसके कारण वो उस फ्रूट को पूरा ही निगल जाता है। और फिर उसको निगलने के बाद वो अंडरग्राउंड चला जाता है। और इसके होने के बाद बबाता कहती है कि ये कितना खराब है, ये जो फल है वो सेक्टर लॉर्ड के लिए बना है और इसे तुम क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन पे यूज कर रहे हो, इसका तो फुली ऑप्टिमाइजेशन यूज नहीं हुआ। तो लू फेंग कहता है कि मेरे पास कोई और चांस नहीं है। लेकिन इसके बाद लू फेंग अपने उसी प्रोसेस पे ध्यान देने लगता है, जहाँ पे लू फेंग के सामने स्क्रीन दिखता है जहाँ पे उसकी वाइन्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती दिखने लगती है और वो इवॉल्व होना स्टार्ट कर चुकी होती है और इसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दुनिया के अंदर की दुनिया के सेंट्रल रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन सेकंड एंड के सेंटर में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ब्रॉलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने चाय के प्यालों को पटक के बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम लोग कमीनों एक 5 लोगों को पकड़ नहीं सकते हो, तुम लोग एक नंबर के यूजलेस हो, आखिर तुम लोग इतना भी नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई बंदा उनसे मुंह नहीं लगा रहा था क्योंकि उन्हें उनके बारे में पता था। और हमें बताया जाता है कि वो बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये सब उसके ग्रैंडफादर की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन सैक्रेड लैंड के बहुत ही बड़े एल्डर्स में से आते हैं और यहाँ पे उनकी बहुत ही बड़ी पोजीशन है, जिसके कारण बड़े बड़े फैमिली भी उसके सामने नहीं टिक पाते। और तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और जो कहता है कि मास्टर हमारे वो 1000 लोग उन 5 बंदों को नहीं पकड़ पाए। अब ये देखकर वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मास्टर उनके पास एक यूनिवर्सल शिप था जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग सके। तो ये सुनकर वो भी शौक होता है कि क्या एक यूनिवर्सल शिप, तो वो बंदा कहता है कि हाँ वहाँ पे एक यूनिवर्सल शिप थी जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग चुके हैं। अब वो दोनों बॉडीगार्ड भी बहुत ज़्यादा शौक होते हैं कि आखिर यहाँ पे एक बंदा कैसे आ सकता है जिसके पास इतनी पैसे है कि वो एक यूनिवर्सल लेवल शिप को खरीद सकती है। और यहाँ पे वो लोग एक और रिपोर्ट देते कि उन लोगों ने अपने उस यूनिवर्सल शिप को अपने स्टोरेज रिंग से निकाला था। अब ये सुनकर तो ब्रॉलिन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि स्टोरेज स्पेस आइटम को फॉर्ज करना कितना ही ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले स्पेस को काटना पड़ता है और ये वही लोग सिर्फ अनडाइंग बेइंग ही कर सकते हैं। और अगर एक यूनिवर्सल शिप को वहाँ पे स्टोर करना है तो वो स्टोरेज रिंग बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पे उससे उसकी कीमत का बारे में पता था, इसके कारण वो सबको कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। अब यहाँ पे ब्रॉलिन को भी थोड़ा शक होता है कि आखिर वो 5 लोग के बंदे आखिर एक यूनिवर्सल लेवल के शिप को कैसे खरीद सकते हैं। और उसे शक होता है कि शायद उसने किसी से रॉबरी की होगी या फिर कोई मरा होगा तो उसके यहाँ से लूट लिया होगा, नहीं तो आखिर वो इन सबको कैसे खरीद सकते हैं। और वो फिर उन सबको ऑर्डर देता है कि जो कोई भी उसे डिस्कवर करेगा उसे वहीं पे मार दिया जाए। और उसके लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बैंक अकाउंट का
तीसरा अकाउंट लेना था, क्योंकि अभी तक उसने 2 पासकोड को ले लिया होता है, जिसके कारण जब वो तीसरा पासकोड को ले लेगा तो वो उस क्रिस्टल बॉल के इनहेरिटेंस को ले सकेगा। अब यहाँ पे वो 3 बॉडीगार्ड्स वहां से निकल जाते हैं। अब उन बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद वो अपने बाकी बॉडीगार्ड्स से कहता है कि जितने भी टीम है उन सबको बोलो कि जल्दी जल्दी थंडरस्टॉर्म लाए, मुझे अभी तीसरे पासकोड को लेना है। और अभी के मर्तबा वो बड़े ही आराम से बैठा होता है और यहाँ पे तो उसे लू फेंग और इसकी टीम पे तो कोई शक ही नहीं हो रहा होता है। उसे लगता है कि वो उन्हें बड़े आराम से निपटा देगा। लेकिन तभी उसे एक न्यूज मिलती है कि वो तीसरा पासकोड किसी ने ले लिया है। अब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर वो कौन हो सकता है, क्या वो होली सी ऑफ फ्रॉस्ट है, क्या वो 3x माउंटेन या फिर 100 टाइगर बिल्डिंग या ब्लैक क्लाउड किल या नॉर्टन ड्रैगन कैसल से है, आखिर कौन है जिसने मेरा थर्ड पासकोड को लिया है। अब यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है और यहाँ पे वो खोजने लगता है कि आखिर किस बंदे ने उस तीसरे पासकोड को लिया है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर एक टेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लंबा आदमी जो कि 3 मीटर लंबा ब्लैक गोरिल्ला मैन के जैसा दिख रहा था, वो वहाँ पे बैठा होता है और उसका हेड ब्लैक गोरिल्ला के जैसा ही दिख रहा होता है और उसके आंखों में पागलपन छाया हुआ था। और वो एपमैन रेस से बिलोंग करता था और एपमैन बेसिकली वो रेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव और वायलेंट सोल्जर हुआ करते हैं और वो 3x माउंटेन अंडरलिंग्स में आया करता है। और वो टियान चान जो कि एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है, उसके अंदर के आर्मी में का एक हिस्सा था जो कि स्टार लेवल 9 का वॉरियर था। लेकिन अब के मर्तबा जब वो अपनी आंखें खोलता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी ये आशा नहीं की थी कि मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और वो हंसते हुए कहता है कि ये दुनिया के अंदर की दुनिया तो बहुत ही लकी प्लेस है, यहाँ पे मैंने अपनी लक को आजमाया और देखो आज मैंने ब्रेक थ्रू कर दिया। अब यहाँ पे वो इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने अभी ये स्टार लेवल 9 से यूनिवर्सल लेवल 1 में ब्रेक थ्रू कर दिया था। और इसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पे वेके स्टार से लाया गया था, जिसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट वॉरियर बनना चाहता था, लेकिन ये नहीं हो पाया था। और मेरे 3000 मेहनत के बाद आखिरकार मैं यूनिवर्सल लेवल 1 में आ चुका हूँ। मेरी इतनी मेहनत आज जाके रंग लाई है। और यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस था तो स्टार लेवल 9 और यूनिवर्सल लेवल के बीच का, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा फासला था। और जबकि मर्तबा वो ब्रेक थ्रू कर चुका है, जिसके कारण वो टियानचा के सेक्टर लॉर्ड के आर्मी का मेन कैप्टन बन सकता था। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो उसे 30 लाइफ प्लैनेट भी उसे मिलने वाली थी, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। लेकिन तभी वहाँ पे 2 आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो उसे अंदर आने को बोलता है और बाहर से 2 आदमी आते हैं अंदर, जिनमें से एक स्टार लेवल 2 वहीं पे दूसरा स्टार लेवल 3 का बंदा होता है। अब यहाँ पे वो दोनों बंदे अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये बेवकूफ स्टूपिड सा एपमैन अपने ब्रेक थ्रू को कैसे कर सकता है और यूनिवर्सल लेवल में कैसे जा सकता है। अब वो कहता है कि ये शायद लक है, इसी कारण ये यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाया है। अब वो उसे मन में बुरा भला बोल रहे होते हैं, लेकिन सामने से वो उसको लॉर्ड चक्रा बोलते हैं और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपने पासवर्ड को पहले से ही अपना लिया होगा, जो कि आप में से एक पासवर्ड आपके पास है। तो कहता है कि हाँ, मैंने उसे पा लिया है और मैंने उसे पहले ही अपने सेक्टर लॉर्ड के पास भेज दिया है। और फिर वो लॉर्ड चक्रा कहते हैं उन दोनों बंदों से कि क्या तुमने अपने आर्मीज को यहाँ पे ले आया है। तो वो कहते हैं कि यस लॉर्ड, हमने यहाँ पे सारा बंदोबस्त कर लिया है। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि बहुत कूल। और अभी के दरमियान वो यूनिवर्सल लेवल में आ चुका था, जिसके कारण उसकी ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके कारण वो दोनों यूथ उसके प्रेशर को सह पा रहे थे, जिसे देखकर वो ओल्ड चक्रामैन कहता है कि तुम जा सकते हो। और इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और अब फिर हमें बताया जाता है कि नॉर्मल स्टार लेवल 9 के बॉडीगार्ड बहुत रेयरली अपने ब्रेक थ्रू करके यूनिवर्सल लेवल 1 में जा पाते हैं और ऐसा बहुत ही रेयर होता है, लेकिन आज चक्रा ने इसे कर दिखाया होता है। और अब फिर हमें दुनिया के अंदर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी चक्रा के ब्रेक थ्रू करने की बात अभी तक सीक्रेट थी और लू फेंग की क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन की इवॉल्विंग प्रोसेस में भी अभी सीक्रेट थी कि आखिर वो कितने लेवल तक अपग्रेड हो चुकी है। और अब फिर हमें वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी लू फेंग अपने वहीं पे खड़ा होता है और उसके सामने डिस्प्ले होता है, जिसमें वो देखता है कि उसका वाइन अभी ब्लड रेड में होता है और वो लगातार इंक्रीज हो रहा होता है और इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वाटर बॉयल हो रहा हो और वो वाइन बहुत ही ज्यादा ठीक हो चुका होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है।
और उसमें कभी कभी एनर्जी के ओवरफ्लो के कारण कई जगह पॉप होके फट रहे होते हैं और वो वाइन भी पूरे पागलों की तरह मचल रहा होता है और अभी वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा होता है। अब यहाँ पे लुफेंग वही सब गौर कर रहा था, तभी वो तीनों वहां पे आ जाते हैं जहाँ पे होंग, थंडरबर्ड और ऑगर वहां पे आ गए होते हैं और थंडरबर्ड कहते हैं कि थर्ड ब्रदर 2 घंटे हो चुके हैं, क्या अभी तक ये हुआ नहीं? तो लुफेंग कहता कि हाँ तुमने सही कहा, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन तुम इस नज़ारे को देखो। और फिर वो अपने डिस्प्ले में उस वाइन्स को दिखाता है जो कि अभी इवॉल्व हो रहा था और बबाता उसे स्क्रीन में दिखा रहा होता है और थंडरबर्ड ये देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल लग रहा है और यहाँ पे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये वाइन्स बहुत ही जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रही है। और यहाँ पे फिर थंडरबर्ड पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा ये वाइन कितना बड़ा है? तो लुफेंग उसके इंटायर बॉडी को चेक नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक अंदाजे के मुताबिक बताता है कि इसकी एक लेंथ 210 किलोमीटर लंबी हो चुकी है। तो ये सुनकर थंडरबर्ड और होंग दोनों शॉक हो जाते हैं कि क्या 210 किलोमीटर लंबी? अब यहाँ पे लोग फिर से स्माइल करते हुए कहता है कि अभी के मुताबिक क्लाउड कंटेंट के पास टोटल 72 मेन वाइन्स हो गए हैं। अब ये सुनकर तो लुफेंग, होंग और थंडरबर्ड भी शॉक होते हैं क्योंकि 72 वाइन्स, वो भी 210 किलोमीटर लंबा, अगर वो सारे मिलकर लुफेंग के आजू बाजू घिर जाए तो लुफेंग को कोई भी मार नहीं सकता है। यहाँ तक कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी उससे भी ज्यादा ये बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे वो इवोल्यूशन बहुत ही फास्ट हो रही होती है और लुफेंग के साथ सभी लोग उस स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और तभी टाइम ऐसे ही गुजरने लगता है और होंग और थंडरबर्ड भी बात नहीं कर रहे होते हैं और वो भी बस वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें स्क्रीन से अनलिमिटेड पावर की महसूस हो रही होती है और यहाँ पे उस वाइन की कलर ब्लड रेड कलर से डार्कर रेड में ग्लो होने लगती है और तभी लुफेंग के आवाज आती है कि तुम्हारा ये प्रोसेस इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और तभी उस 72 वाइन्स उन 300 किलोमीटर के अंदर जा चुकी थी और वो 300 किलोमीटर लंबी होती है और वो आके लुफेंग के अंदर हाथों में चली जाती है और यहाँ पे लुफेंग उसके स्ट्रेंथ को महसूस कर पा रहा होता है और वो कहता है कि अगर मैं अपने स्ट्रेंथ को भी यूज न करूं तो ये कम से कम 100 किलोमीटर एरिया को तो आराम से स्वेट कर सकता है, यहाँ तक कि उसका इफेक्ट 1000 किलोमीटर एरिया तक में फैला हुआ होगा। अब उसे देखकर थंडरबर्ड कहते हैं कि थर्ड ब्रदर आखिर तुम्हारे क्लाउड कॉन्टैक्ट आर्मर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और होंग भी अभी लुफेंग के क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन की तरफ देख रहा होता है। तो लुफेंग कहता है कि मैं इतना क्लियर नहीं हूँ और फिर वो अपने ठाउट को उसमें घुमाता है जिसके कारण लुफेंग के बॉडी के अंदर से 2 मीटर लंबी वाइन निकलती है और फिर वो बवाता को इसको स्कैन करने के लिए बोलता है और फिर ये सुनकर बवाता उसको स्कैन करती है। अब जब बवाता उसके ग्रोथ को देखती है तो वो भी शॉक हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि ये उतना भी खास नहीं है। तो लुफेंग कहता है कि आखिर कितनी स्ट्रांग हुई है? तो बवाता कहती है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लुफेंग की उस वाइन कंटेंट कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। आप लोग गेस करके बताना कि वो किस लेवल तक में पहुंच चुकी होगी। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।